क्यों देख रहा है आज पूरा विश्व भारत को इतनी उम्मीदों से? क्योंकि भारत तैयार है आज वैश्विक मंच पर एक कॉम्पिटिटिव देश के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और मिड डे प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अहम खबरों में बात करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की क्या है खास, साथ ही पाकिस्तान से भी खबर आ रही है इमरान खान को यहां पर जेल की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, इस पर भी होगी खास हमारी खबर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, मोबिलिटी सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से तेज होगी विकसित भारत की यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा, भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए दोषी। संचार साथी ऐप की शुरुआत, मोबाइल पर आने वाली कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाने में होगी मददगार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 का विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। और महाकुंभ के 5वें दिन भी उत्साह में श्रद्धालु, कई अनूठी आकृतियां और कलाकृतियां बन रही हैं मेले की भव्यता की साक्षी। तेजस विमान का मॉडल बना हुआ है श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। इमरान खान की फिर बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई सजा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट ने ठहराया दोषी। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी ठहराया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है और बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा यहां पर मिली है। पाकिस्तानी अदालत ने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें यह सजा सुनाई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के बड़े भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को ये सजा सुनाई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये खबर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं। और पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में ये यहां पर सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लगातार ये जो इमरान खान है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, इनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इमरान खान पहले भी कई मामलों में यहां पर फंस चुके हैं। अमृतपाल इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? देखिए जय, ये अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है जिसमें ये अक्यूज थे कि इन्होंने नेशनल एक्सचेकर ऑफ पाकिस्तान, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, उसको $239 मिलियन का लॉस किया। बेसिकली एक अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है जो बुशरा बीबी और इमरान खान हेड करते थे। उसकी लैंड एक मलिक रियाज करके बिजनेस टाइकून हैं, रियल एस्टेट टाइकून हैं, जो लंदन में बेस्ड हैं। तो इनके ऊपर आरोप ये थे कि इन्होंने उनसे ये जमीन खरीदी और सस्ते दामों पे ये जमीन खरीदी और क्विड प्रो को किया और उनको फायदा पहुंचाया और नेशनल एक्सचेकर को लॉस किया $239 मिलियन का। ये $190 मिलियन के का केस है जो जमीन इन्होंने सस्ते दामों पे उनसे खरीदी और उनको सरकारी फायदे पहुंचाए। तो ये केस ये कॉन्टेस्ट कर रहे थे लगातार और अब फाइनली रावलपिंडी कोर्ट ने इनको इसमें सजा सुनाई है। जैसे आपने बताया कि 14 साल की सजा इमरान खान को और उनकी अहलिया
बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल अमृतपाल, ये पहला मामला नहीं है जिसमें इमरान खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा ये मामला यहाँ पर बन गया है। जो रावलपिंडी की जो अदालत ने जो ये सजा सुनाई है, ये क्या मायने रखती है? इस वक्त इमरान खान कहाँ पर हैं और अगर इस सजा के बाद क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इमरान खान तो अदयाला जेल में हैं ही। उन पर वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं कई केसेस में। उनके खिलाफ कई करप्शन 100 से ज्यादा केस इस हुकूमत ने दायर किए हुए हैं और वो लगातार जेल में हैं। इलेक्शंस के दौरान भी वो जेल में थे। तो वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये एक और मामला है जिसमें उनको सजा सुनाई गई है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो कॉन्करेंटली रन करेंगे। तो वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, कई केसेस में उनका ट्रायल चल रहा है। उनका और उनकी पार्टी पीटीआई का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल विच हंट है। आज भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हंगामा देखा गया। हालांकि उनके टिकट पे, क्योंकि उनकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शन से पहले, पर उनके जो एमपीज हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो उनके एमपीज हैं पार्लियामेंट में। उनकी पार्लियामेंट को, नेशनल लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो आज उसमें भी हंगामा देखा गया। प्लैकार्ड्स लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये पॉलिटिकल विच हंट है। तो उनका तो अभी अनलेस कोई एमनेस्टी डील वो हुकूमत के साथ साइन करते हैं, जो कि पाकिस्तान के पहले हुक्मरानों के साथ देखा गया, जनरल मुशर्रफ के केस में देखा गया, मियां नवाज शरीफ के केस में देखा गया, बेनजीर भुट्टो के केस में देखा गया। अनलेस ऐसी डील साइन करते हैं और देश से बाहर जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत चाहेगी कि वो पाकिस्तान में रह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें। तो उनके खिलाफ ये जुडिशियल जो मामले हैं वो चलते रहेंगे। कन्विक्शन कुछ केसेस में आ चुकी हैं, बाकी में ट्रायल चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट ने एक बार फिर दोषी ठहराया है और यहाँ पर जेल में ऑलरेडी बंद है इमरान खान और एक बार फिर यहाँ पर उन पर ये सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी जेल का ये रावलपिंडी अदालत ने ये सजा सुनाई है और अलकादिर ट्रस्ट मामले में है। किस तरह से जो सरकारी ज़मीन को उसको औने पौने दामों में बेचने का जो ये पूरा मामला है, करीबन 180 बिलियन पाउंड का ये मामला सामने आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। इस पे आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। पीएम ने भारत मंडपम में हुए शुभारंभ समारोह को संबोधित भी किया। देश के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो को भारत मंडपम, दिल्ली के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में एक साथ आयोजित किया गया है। संपूर्ण मोबिलिटी वैल्यू चेन को साथ लाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते साल में भारत का ऑटो उद्योग 12% से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मध्यम वर्ग के बढ़ते दायरे और शहरीकरण के साथ ही मेक इन इंडिया की नीति से ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स
भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पीएलआई योजना से मदद मिली। उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय भारत का है और मोबिलिटी में अपना भविष्य देखने वाले लोगों के लिए भारत एक शानदार डेस्टिनेशन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरह से मोबिलिटी सेक्टर के साथ है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शित की गई गाड़ियों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न साझेदारों के साथ गाड़ियों की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि इस साल के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में देश विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तो खास तौर पर वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ नई गाड़ियां इस वक्त मार्केट में आने के लिए तैयार हैं, किस तरह से ये जो पूरा मोबिलिटी बाजार है वो आज नई ऊंचाइयां छूता दिख रहा है, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी इस ग्लोबल एक्सपो में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, जिसका आयोजन कई विभिन्न जो आयोजन स्थल है उन पर एक साथ किया जा रहा है, और किस तरह से ये पूरा ग्लोबलिटी बाजार इस वक्त नजर आ रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। भारत ग्लोबल मोबिलिटी जो एक्सपो है, एक संपूर्ण मोबिलिटी जो मूल्य श्रृंखला है उसे एक छतरी के नीचे लाने का एक प्रयास यहाँ पर साफ तौर पर भारत की ओर से दिख रहा है। और जो नीतियाँ हैं और जो हमारी पहले हैं, किस तरह से वो प्रदर्शित इस वक्त की गई है ग्लोबल इस मोबिलिटी एक्सपो में, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उद्योग और क्षेत्रीय स्तरों के बीच बेहतर सहयोग हो, कैसे वो और ज़्यादा सक्षम बने, ये भी एक प्रयास यहाँ पर है। और इस बार के जो एक्सपो है उसमें वैश्विक महत्व पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि ग्लोबल मार्केट के लिए किस तरह से तैयार इस वक्त भारत नजर आ रहा है, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं इस ग्लोबल एक्सपो में। और दुनिया भर से जो प्रदर्शक है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे खास बात है कि कैसे
जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी मांग में हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग है उसमें तेजी है। लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं वो बिक रही है, उनकी यानी कि सेल्स में एक बड़ी छलांग यहां पर लगी है। 2024 में तो हमने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया जब ईवी की बिक्री में एक रिकॉर्ड बना डाला। खासकर जो फेस्टिव सीजन था अक्टूबर के महीने में, उसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी। और खासकर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है, किफायती हैं, आपके बजट में आते हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। और करीबन 59% जो हिस्सा है वो टू व्हीलर्स का रहा है अगर हम कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की बात करें। और जो 35% हिस्सेदारी थी वो थ्री व्हीलर्स की रही है। आप इस वक्त ई रिक्शा का काफ़ी इस्तेमाल देख रहे हैं, सड़कों पर उनकी भीड़ देख रहे हैं। तो वहीं बस और जो भारी वाहन हैं उनकी बिक्री में भी यहाँ पर उछाल आया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। और इलेक्ट्रिक बसों की अगर हम बात करें तो उसमें करीबन 59% का फीसदी का इजाफा यहाँ पर हुआ है देश में इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री का। तो भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो ईवी का बाजार है, वो भी एक तरह से बढ़ता हुआ उसका दायरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या लक्ष्य है और क्या अनुमान यहाँ पर सरकार की तरफ से है, यह है कि ईवी बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यह आंकड़ा यहाँ पर एक लक्ष्य जो अनुमानित यहाँ पर किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा ही उत्साह जगाता नजर आता है पूरे बाजार में। और अगर हम समूचे ईवी परिवेश की बात करें, जो नौकरियों का सृजन है वो सबसे इसकी अहम बात है। करीब 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर 2030 का लक्ष्य रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के फाइनेंस यानी कि जो वित्त पोषण करते हैं इस पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को, उसका बाजार भी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान जताया जा रहा है। अब क्यों खरीदें ये इलेक्ट्रिक वाहन, क्यों खरीदें आप ये इलेक्ट्रिक कार, इसके फायदे क्या हैं, उसकी एक झलक हम आपको यहाँ बताते हैं। वायु प्रदूषण में कमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की अगर AQI की बात करें तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में हैं। एक बड़ी कमी यहाँ पर आएगी। किस तरह से भारत में जो सड़क जो परिवहन है, जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, वो वायु प्रदूषण का काफ़ी एक बड़े हिस्से को अपना योगदान देता है। वायु प्रदूषण में एक बड़ा योगदान है जो सड़क परिवहन है। करीबन 27% जो हिस्सा है वो परिवहन क्षेत्र से आता है। ऐसे में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब सड़क पर आएंगे तो वो आपकी वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे, साथ ही जो हमारी ऊर्जा निर्भरता है पेट्रोल और डीजल पर, वो भी कम होगी। एक ईवी से हर साल करीबन हम कह सकते हैं औसतन 2 टन CO2 कम हो सकता है अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को आज चुनते हैं। अगर हम बात करें तेल आयात में, तो तेल आयात में भी बड़ी कमी की हम उम्मीद कर सकते हैं। भारत अपनी कुल ऊर्जा का ज़रूरतों की बात करें तो लगभग 85% कच्चा तेल यहाँ पर आयात करता है। लेकिन अगर हम 2030 तक अगर हम 30% वाहन अगर ईवी हो जाएं तो हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के तेल आयात की बचत यहाँ पर होगी। बड़ा आंकड़ा जो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम ईवी व्हीकल्स की तरफ अगर हम शिफ्ट करें। हरित ऊर्जा में अगर बात करें इसके योगदान की, तो भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और ईवीज को इन स्रोतों से चार्ज किया जा सकता है। यानी कि जो हरित ऊर्जा की अगर हम बात करें, सोलर की बात करें, तो उस लिहाज से भी ये बेहद फायदेमंद साबित होगी। कोयला आधारित बिजली की अगर हम बात करें तो उस पर भी निर्भरता हमारी घटती नजर आएगी और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी बड़ी संख्या में बाजार में आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज संबोधित भी किया इस ग्लोबल एक्सपो को। प्रधानमंत्री के जो संबोधन की बड़ी बातें थी, आइए उस पर डाल लेते हैं एक नजर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तैयार है भारत आज वैश्विक मंच के लिए और भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। लगातार हम इस इंडस्ट्री में नई ग्रोथ हम देख रहे हैं। बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की। तो कई देशों की आबादी उतनी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। बिल्कुल, भारत में जो गाड़ियों का बाजार है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और ये संख्या जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तुलना की। और विकसित भारत की यात्रा में मोबिलिटी सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार होने जा रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि एकदम फैंटास्टिक समय है और भारत रेडी है और जिस तरह से जो मोबिलिटी सेक्टर है वो विभिन्न पहलुओं के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां पर रखे गए। लगातार जो सरकार है वो प्रोत्साहन दे रही है, बड़ा पैकेज रिलीज कर रही है। उसी की एक उदाहरण यहां पर दिया। आज मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में शानदार प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया के कारण सस्ते वाहन से ऑटो इंडस्ट्री को मिल रहा है बल। मेक इन इंडिया को पीएलआई स्कीम से भी मिल रहा है बल। मेक इन इंडिया, मेक इन फॉर वर्ल्ड, इस नारे के साथ लगातार भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ऑटो सेक्टर से एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है रोजगार। कितनी बड़ी संख्या में यहां पर नौकरियां पैदा हो रही हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं। ग्रीन मोबिलिटी से जुड़ी है तकनीक विकसित करने पर फोकस। जिस तरह का टेक्नोलॉजी बूम हम देख रहे हैं भारत में, पिछले दशक में ई वाहन की बिक्री में 640 गुना की वृद्धि हुई है। लगातार इस क्षेत्र में नई प्रगति हो रही है। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आर.के. धवन, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं धवन साहब का। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार जो मोबिलिटी एक्सपो है, सबसे ज्यादा ध्यान ये भी है कि ईवी, किस तरह से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस वक्त बाजार में बिक रहे हैं और धीरे धीरे ही सही अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त जो भारत की स्थिति है, अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें सबसे पहले? देखिए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ही रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और साथ साथ में कंफर्ट फीलिंग भी आती जा रही है कंज्यूमर्स के अंदर, जहां जहां जितने जितने चार्जिंग पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी एक नया विकल्प निकाला है जिसके साथ वो अपने डीलरशिप्स के साथ चार्जिंग यूनिट्स भी लगा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जहां जहां भी अपने डीलरशिप्स हैं, दिल्ली में हो चाहे बाहर हो, वहां पे भी आपको चार्जिंग यूनिट धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन फैसिलिटी जो इस वक्त कंज्यूमर को चाहिए और वो मिलेगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कंज्यूमर की कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है जब उन्होंने क्रॉस कंट्री कहीं जाना होता है कि गाड़ी उनकी चार्ज हो सकेगी या नहीं। पेट्रोल या डीजल हो तो आपको पता ही है कि वो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट डीजल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की सुविधा हर जगह अभी तक नहीं हुई। तो ऐसे धीरे धीरे ही ये बढ़ती जाएगी एंड आई एम श्योर आगे आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी एंड कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आज हर बड़ी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में उतर रही है और आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कि कई बड़ी कंपनियां अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रहे हैं, जो काफ़ी ऑप्शंस यहां पर एक कस्टमर के पास मिलते नजर आएंगे। धवन साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस मार्केट को ड्राइव कर रही हैं? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इतने देशों की आबादी नहीं है जितनी गाड़ियाँ हमारे यहाँ बिक रही हैं। क्या कह सकते हैं, या मिडिल क्लास का बढ़ता दायरा है, या अर्बनाइजेशन है, या युवा इस वक्त जो सबसे बड़ा कस्टमर के रूप में आगे आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है वो आपका मंथली एंड ईयरली एक्सपेंस ऑन फॉसिल फ्यूल वो कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो यही है कंज्यूमर्स की। बाकी ये उनकी चार्जिंग यूनिट्स बढ़ते जाएंगे और उनकी जो फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी तो इसके अंदर और भी ज्यादा पकड़ आएगी, जिसके साथ हमारे नई युवा हैं वो भी इसके साथ पकड़ना शुरू कर देंगे इन टेक्नोलॉजी को। धवन साहब, वैश्विक बाजार की अगर हम बात करें, कितना तैयार आपको भारत इस वक्त नजर आ रहा है उन तमाम वैश्विक देशों की जो डिमांड्स हैं उन्हें केटर करने के लिए, और जिस तरह का प्रोत्साहन इस वक्त सरकार की ओर से मिल रहा है, अगर हम बजट आवंटन की बात करें या पीएलआई स्कीम की बात करें, तो काफी अच्छे इंसेंटिव्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जो कॉमर्स मूवमेंट है एक टाउन की, उसके अंदर बहुत पकड़ बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। आपने देख ही लिया जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, और वो तो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही अपना कारोबार चलाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। और उनकी जो कन्वीनियंस है, जैसे कि वो रात को चार्ज पे लगा देते हैं और अगले दिन सारा दिन वो अपनी चलाते रहते हैं गाड़ी एंड डिलीवरी, तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ प्रॉब्लम है जो एक्चुअल कंज्यूमर्स हैं जिनको सिर्फ है इश्यू
कि बाहर जाते हैं, जब क्रॉस कंट्री जाते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम जी। है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आने वाले टाइमों के अंदर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे फैसिलिटीज और आगे बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धवन साहब हमसे जुड़ने के लिए और मिड डे प्राइम में और चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें मोबिलिटी सेक्टर के लिए तो भारत आज एक बेहद आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में बनता जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पापा जी, इनिशियल फंड चाहिए होगा बस। मोदी जी ने कहा है आगे स्टार्टअप बहुत बूस्ट होने वाला है। तो फिर मोदी जी से ही कहिए ना फंड करने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप के अवसर बनाए, फंड्स दिलाए, सफल हुई तो अवार्ड दिए और बीते कुछ वर्षों में विमेन स्टार्टअप्स न सिर्फ सफल हुए बल्कि कई तो यूनिकॉर्न भी बने। आज करीब 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। हमारी बहू का अपना स्टार्टअप है ये, आप भी करने दो। 9 साल बेमिसाल स्टार्टअप। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दरअसल देश भर में बीते साल 1 जुलाई से प्रभावी 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई साक्ष्य, ई सम्मन, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर चुके हैं। और अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। व्यक्ति को आगे की पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है। दरअसल सैफ अली खान पर बुधवार देर रात को उनके घर पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल ठीक है। उन्हें आईसीयू से एक विशेष कमरे में स्थानांतरित भी कर दिया गया है। तो यहां पर एक गिरफ्तारी हुई है सैफ अली खान के मामले पर। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। राहत की बात यह है कि सैफ अली खान के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर है। यहाँ पर सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है और आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था, जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके से स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। बहुत अच्छी कंडीशन है, वो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको नॉर्मल डाइट हमने शुरू किया है और आईसीयू से हम रूम में शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद से तब पारित किया गया जब कांग्रेस केंद्र में थी। तब सदन में जनता दल के साथ बहुमत का आंकड़ा उसके पास था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भले ही 1991 में अस्तित्व में आया, लेकिन वो पहले से कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा था। याचिका में आगे कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद की ओर से पास कानून है। ये जनादेश को प्रदर्शित करता है।
साथ ही इस एक्ट में कोई भी बदलाव देश की सामाजिक सद्भावना और सेकुलर ढांचे के खिलाफ होगा। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले सीपीएम ने भी एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग पर शहजाद पूनावाला ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनती जा रही है और लगातार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती रही है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन चुकी है। कांग्रेस हर बार मोहब्बत की दुकान के नाम पर वोट बैंक की भाईजान कैसे बनती है उसका प्रमाण देती रहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई निर्णय लिया तो सेकुलरिज्म खतरे में आएगा, कम्युनलिज्म फैल जाएगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र, एक तरफ तो वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर हो, 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम करो, विजयपुरा में गरीबों की किसानों की जमीन क्लेम करो, चर्च की लैंड क्लेम करो केरल में, तब तो उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, संविधान के तहत चले ना चले। और संविधान के तहत हिंदू समुदाय के पास ये भी अधिकार ना हो कि वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जाए। कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि SC ST OBC का आरक्षण भी छीनकर मुस्लिम को दे दो। कांग्रेस ने कहा मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के पूर्व चेयरमैन E अबू बकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अबू बकर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अबू बकर ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे। अगर आगे उनकी तबीयत खराब होती है तो वो निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। NIA ने भी सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत का विरोध किया था। और दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो उसके लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा। ये कार्यक्रम पंडित पंत मार्ग पर स्थित दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए आम आदमी पार्टी की काट लाने की तैयारी में है ताकि दिल्ली के वोटरों पर प्रभाव छोड़ा जा सके और उन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। बीजेपी इस संकल्प पत्र में कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर भाजपा का संकल्प पत्र आज होगा जारी। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लुभावने वादे और लगातार वोटर्स के लिए कुछ ना कुछ खास योजना, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है बीजेपी के संकल्प पत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो 2 बजे इसी जगह पर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं जया, यहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि संकल्प पत्र का जो पहला हिस्सा है जिसको नाम दिया गया है संकल्प पत्र 1, उसको जो है वो जारी करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो आक्रामकता और भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगी। साथ ही कहीं ना कहीं जो विकास का पूरा रोड मैप है, जो विकास का खाका है, उसको भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने गारंटी में, हालांकि अभी तक बाकायदा जो है घोषणा पत्र किसी भी दल का नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के द्वारा पहला घोषणा पत्र होगा जिसको संकल्प पत्र 1 का नाम दिया गया है। लेकिन कांग्रेस जो है वो भी गारंटी के जरिए मतदाताओं पर छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी भी अनेक जो है वो लोक लुभावन नारे देकर जनता को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर कोशिश हर पार्टी कर रही है कि अलग अलग जो वर्ग है उसके लिए कुछ ना कुछ खास योजनाएं घोषणा हो। ऐसे में महिलाओं पर सभी का फोकस है, महिलाओं के लिए कुछ खास घोषणा हो सकती है?
जी, मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे कांग्रेस ने प्यारी दो दीदी योजना का ऐलान किया है, जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। झारखंड में जो मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार ने शुरू की, जिसमें पहले जो है राशि कम थी, बाद में चुनाव में जो वायदे किए गए कि महिलाओं को हम अधिक रुपए देंगे, उसकी सफलता को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने भी लोक लुभावन वायदे किए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के सम्मान में कुछ न कुछ योजनाओं का ऐलान जरूर करेगी, क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं कि एक बड़ी संख्या, आधी आबादी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर होगी कि महिलाओं को एक तरफ जहां सम्मान देने की बात हो, वहीं पर कई योजनाओं के द्वारा महिलाओं को बांधने की कोशिश की जाएगी। युवाओं पर खासा फोकस हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में युवाओं की भी एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी मतदाताओं की जो फहरिस्त है युवाओं की, वो दिल्ली में है, और ऐसे में युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र 1 में हो सकता है। और फिर संकल्प पत्र 2 लेकर जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तमाम जो वायदों के जो पिटारे हैं उसको खोलने की कोशिश की जाएगी, ताकि मतदाताओं पर छाप छोड़ा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वादों और गारंटियों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान यहां पर होना है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में और तेजी आने की संभावना है। आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बचे उम्मीदवार भी आज नामांकन कराएंगे। बीते दिन भी कांग्रेस से संदीप दीक्षित, आप से मनीष सिसोदिया और बीजेपी से कपिल मिश्रा, हरीश खुराना समेत 320 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। भाजपा प्रत्याशी नीरज बसोया ने अपने नामांकन के दौरान कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो आप सरकार को बदल कर रहेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी इस बार चुनाव में पूरा दम लगा रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी को जीत दिला सके। आपको दिख रहा है दिल्ली में भाजपा की सुनामी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाएगी। तो ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया। उन्होंने तो कह दिया था यमुना अगर मैं साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, और बाद में उन्होंने ये कह दिया कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलता। तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो पहले तो जनता डिसाइड करे कि वो उनके जो बोलने के मुद्दे कुछ और है, कहने के कुछ और है, वोट के लिए कुछ और है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी है, क्योंकि केजरीवाल के शासन से जनता जो है बहुत परेशान है। खोखले वादे, खोखली सरकार, दिल्ली को लूटने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। कहा था ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, पर इनका शीश महल देखेंगे तो आप 58 करोड़ रुपए इन्होंने शीश महल पे लगाए। तो जनता मूर्ख नहीं है, बार बार मूर्ख नहीं बनेगी। तो जनता इस बार जवाब देने को तैयार है, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमान का राज बदल दो, ये जनता इस बार करने जा रही है। जिस प्रकार से 10 सालों में दिल्ली का पतन हुआ है, ये साक्षात देने के लिए, देखने के लिए और जीने के लिए हालत बहुत खराब है। सड़कें टूटी फूटी हुई है, एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया अस्पताल नहीं बना। आप कहीं भी चले जाइए, सारी बेसिक एमिनिटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई। तो यहाँ पर लगातार नामांकन का दौर जारी है। धीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, यहाँ पर तीखे सवालों के साथ, तीखे आरोपों के साथ भाजपा लगातार मैदान में डटी हुई है। नामांकन लगातार भरे जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो उसको लेकर अपडेट। इस वक्त विधानसभा चुनाव, अगर हम दिल्ली की बात करें तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मैदान में नजर आ रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, और बीते 2 दिनों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार के जो उनके 32 कैंडिडेट ने नामांकन दर्ज कराए गए, और इसके अलावा जो गुरुवार को यानी
बीते कल में 22 उम्मीदवारों ने नामांकन कराए हैं और कुल मिलाकर जो 54 जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन 2 दिनों में दिल्ली बीजेपी ने पूरा किया। अब जो बचे 16 उम्मीदवार हैं उन 16 उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो आज चल रहा है और इन 16 अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इन 16 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार जो अपने सहयोगी दलों को दिया है, जिसमें एक उम्मीदवार जदयू से हैं और एक उम्मीदवार जो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो सीट उनको देवली से दिया है। तो 2 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़े हैं और बाकी सीटों पे उनका अभी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो नामांकन के लिए जो तमाम जो प्रत्याशी थे वो पहले जनता के बीच में गए, अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरी की। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी में भी रही और वही स्थिति हमने आम आदमी पार्टी को में भी देखने को मिला। हाँ, ये अलग बात है कि जो आम आदमी पार्टी में जो किसी बड़े चेहरे का जो कह सकते हैं कि उस तरीके का आज नामांकन नहीं है और वही स्थिति जो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आखिरी लिस्ट आई उस आखिरी लिस्ट में ये देखा जा रहा था कि कहीं उन्हें जो अच्छे कैंडिडेट खोजने की जो एक मशक्कत है वो की जा रही थी। तो किसी तरीके से पार्टी ने जो नामांकन के से 2 दिन पहले किसी तरीके से उन्होंने अपने जो बाकी जो सीट हैं उन सीट को जारी किया है। हालांकि 1-2 चेहरे कांग्रेस पार्टी से आज जरूर नामांकन के लिए उतरे हैं, जिसमें कि जो अवतार सिंह भराना के जो बेटे हैं अर्जुन भराना, अवतार सिंह 4 बार के जो कांग्रेस के सांसद रहे, उनके बेटे आज चुनावी समर में हैं। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरों की अगर हम बात कर लें तो शिखा राय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और शिखा राय को हमने पिछली बार के भी विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से उन्हें हमने चुनाव लड़ते देखा। इसके अलावा दिल्ली कैंट की सीट है, तो जो तमाम कद्दावर और दिग्गज नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस वक्त लोगों के बीच उतरे हैं, मैदान में हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तपिश है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा सुरक्षित सीट से पिछली बार झाड़ू के साथ उतरने वाले राजकुमार आनंद इस बार कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। तो वर्ष 2020 में इसी सीट से 30,000 से अधिक मतों से पराजित होने वाले भाजपा उम्मीदवार प्रवेश रतन इस बार आप प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे वर्तमान भाजपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल अक्सर अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। संवाददाता कुमार आलोक ने राजकुमार आनंद से की खास बातचीत। हमारे साथ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं? हम सेवा का संकल्प लेकर राजनीति में आए थे और सेवा की भावना से ही हम पटेल नगर की जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो काम किए लोगों को बिल्कुल यकीन हुआ कि जितने काम उनको करने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा काम किए, इतने काम किए कि पिछले बहुत सालों में नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से लेते हैं आप? जो उनका कार्यकाल रहा, शराब घोटाले की बात हुई, तरह तरह के घोटाले में उनके नेता जेल भी गए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो 10 साल की डेवलपमेंट है वो यही है कि जुवेनाइल क्राइम दिल्ली में फैल गया। अब वो हर चीज़ का ना बहाना मार देते हैं, कह देते हैं कि साहब ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी चाहिए दिल्ली में जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना के चले। वो जब ही होगा जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी। सर, दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव पिछला हुआ उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था और इस बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को क्या इम्पैक्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी जब दोनों मिलके जीते थे तब भी जीती थी, अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं हारने का। सर, कोई मुख्यमंत्री का फेस भी आप लेकर आगे? मुख्यमंत्री का फेस जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है वो झूठी बात करती है। मैं तो पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास कौन सा मुख्यमंत्री है, मुझे बताया जाए। अरविंद केजरीवाल तो एज ए सीएम एक्ट कर नहीं सकते। अगर वो कर सकते होते तो आतिशी को नहीं बनाते, और आतिशी को वो कह चुके हैं कि ये टेम्परेरी सीएम है। तो फिर आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लोग वोट दें आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए।
तो ये थे राजकुमार आनंद जी, जो पटेल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और खासकर सीएम फेस के सवाल पर उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं सीएम फेस को लेकर के, उनके पास यानी आम आदमी पार्टी के पास सीएम का फेस कौन है। कैमरामैन जगदेव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। दुनिया के सबसे बड़े समागम महाकुंभ पर सियासत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा था और वहां उमड़ते जन सैलाब के आंकड़े को फर्जी बताया था। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं, ये वो खुद ही समझते होंगे। रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं रामेंद्र पे। और अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए वो भी सुन लेते हैं पहले। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। तो वीडियो दिखाने का दावा यहां पर कर रहे हैं। रामेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, लगातार आप महाकुंभ में मौजूद हैं, लगातार वहां कवरेज कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम की अद्भुत भव्य तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय में सियासत, ये बेचैनी क्यों नजर आ रही है? देखिए, एक दोहा है और एक हमारे यहाँ कहावत है, दोनों मैं कह देता हूँ, शायद इससे पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएं कि जाकी कुल की जौन है ताकी कुल की तौन। जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर, जी मुझे आवाज मिल रही है जया मेरी, मैं कहावत और दोहे से शुरू करता हूं कि जाके कुल की जौन है ताके कुल की तौन। जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनको सनातन संस्कृति के ये क्षण पसंद नहीं आ रहे होंगे। एक बात यह है। दूसरा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो उन्होंने मन में सोच रखा है उनको वही करना है। राजनीति के लिए जो उनको सूट करेगा वो बात करेंगे। आप यहाँ अगर होते, अखिलेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और कुंभ में स्नान करें, तो यहाँ देखते कि किस तरह की भीड़ थी, लोगों का चलना मुश्किल था। 3 दिन तक हम लोग कहीं इधर उधर जा नहीं पाए, और झूसी जिस तरफ हम रुके हुए उधर भोजन की व्यवस्था थोड़ा सा टफ है, चूंकि वो रेत पर बना हुआ गाँव का है। और अगर भंडारों में ये स्थिति थी कि भोजन नहीं मिला तो हम लोग होटल नहीं जा पाए, एक दिन पूरा भोजन नहीं कर पाए। तो अगर अखिलेश जी यहाँ होते तो शायद जान पाते। दूर से उनको दिखेगा नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक जो सोच वाली धरातल है, सनातन संस्कृति है, शायद उसको उतना नहीं पढ़ा जितना दुनिया के बड़े स्कूलों में जाके पढ़ाई की। हो सकता तकनीकी ज्ञान उनका बेहतर हो, लेकिन जो सनातन संस्कृति का ज्ञान है उसमें थोड़ा सा और करने की जरूरत है, और उस पर क्रिटिक करने की तो जरूरत नहीं है। जब वो ये कहते हैं साधु संतों पर क्रिटिक करते हैं, जब भगवान पर क्रिटिक करते हैं, तो अगर महाकुंभ पर उन्होंने कहा तो उनको छोड़ ही देना चाहिए, उसकी बात करनी नहीं चाहिए। क्योंकि संस्कृति का कुंभ है, मानवता का कुंभ है, अध्यात्म का कुंभ है, ये भारतीय हिंदुत्व का सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा कुंभ है। तो इस पर पॉलिटिक्स ना ही हो तभी जया अच्छा है। अब बाकी तो अखिलेश जी को राजनीति करनी, उनको इससे मतलब नहीं, वो अपना काम करेंगे, बाकी लोग अपना काम करेंगे। जया बिल्कुल, यहाँ पर सरकार ही नहीं, तमाम एजेंसीज इस वक्त पूरे देश से मौजूद हैं और प्रयागराज में इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम को एक अविश्वसनीय आयोजन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आस्था पर इस तरह की सियासत और इस तरह के सवाल कितना, और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने यहाँ पर आ रही है? पूरी तरह से पलटवार यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से भी हो रहा है।
जया देखिए, यहाँ दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कैसे किया जा रहा है। इसे एक डुबकी में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आ रहे हैं। दुनिया के तमाम जो धर्म हैं उनके अलग अलग बड़े लोग आ रहे हैं, जिनको इस धर्म से वास्ता नहीं, वो शांति और मौज की खोज में आ रहे हैं, और जो भारत का दर्शन नहीं समझते हैं वो भारत में रहकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये बड़ा सा आश्चर्यचकित कर देने वाला सब्जेक्ट है कि जब दुनिया सनातन की तरफ झुकी हुई आ रही है तो भारतीय राजनीति करने वाले लोग उसमें कैसे क्रिटिक कर रहे हैं, इसको लोग समझ रहे होंगे। हमें लगता है कि कुंदरकी चुनाव के बाद उनको समझ लेना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ज्यादा दिन भारतीयता की राजनीति चलेगी, भारत की राजनीति चलेगी, भारत के लोगों की राजनीति चलेगी। कुंदरकी चुनाव में जहां 62% मुसलमान था वहां भी अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो गई है। उसके बाद से उनका मानसिक स्थिति थोड़ा सा ठीक दिख नहीं रही है, लग रहा है कि वो बार बार इस तरह के क्रिटिक कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि क्रिटिक करने से वोट नहीं बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा काम करने से, वोट बढ़ेगा आस्था के साथ भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करने से। इसलिए इस तरह की राजनीति करने का कोई औचित्य महाकुंभ में तो नहीं बनता है जया। हमको नहीं लगता है कि महाकुंभ में इस तरह की राजनीति की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में आज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का 5वां दिन है। त्रिवेणी संगम में देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की उमंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरे अमृत स्नान की अगर हम बात करें मौनी अमावस्या की, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ में आज सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग लोगों को सहायक उपकरण और दवाएं निःशुल्क वितरित करेगा। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एलिमको के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो महाकुंभ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के विशेष पेविलियन में आकर हर कोई भारत की विविधता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक, जादू शो और कठपुतली नृत्य सामाजिक न्याय मंत्रालय पेविलियन का मुख्य आकर्षण है। सेल्फी पॉइंट्स भी सभी को आकर्षित कर रहे हैं। लोग उत्साहित होकर सेल्फी पॉइंट्स पर यादगार पलों को संजो रहे हैं। और अयोध्या के लिए जो तमाम तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा लगातार की जा रही है। तो हर रोज पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु और संगम के पास पर्याप्त इंतजाम हो हर आने वाले श्रद्धालु के लिए, इसके लिए खास तौर पर निगरानी की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, समीक्षा की जा रही है। और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में कई अनूठी आकृतियां और कलाकृतियां मेले की भव्यता की साक्षी बन रही हैं। इनमें से एक है भारतीय वायुसेना की शान तेजस विमान का मॉडल। ये श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आए तीर्थयात्री लड़ाकू विमान तेजस का मॉडल देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आस्था के इस समागम में जहां हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। भारतीयता के, राष्ट्रीयता के रंग से भी सराबोर हो रहे हैं वहां मौजूद श्रद्धालु। आप देख सकते हैं ये तेजस का ये मॉडल वाकई बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत। और शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालंपिक्स में जैवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिए गए हैं। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो मनु भाकर और शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश को यहां पर सम्मान, खेल की दुनिया के सर्वोच्च सम्मान यहां पर दिए गए।
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार की पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नागरिकों पर केंद्रित 3 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 के विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने डीबीएन द्वारा वित्तपोषित 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्कल रोमिंग का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा संचार साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को एम्पावर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में करीब 2 लाख ग्राम पंचायत को OFC फाइबर से कनेक्ट कर दिया गया है और करीब 42 लाख किलोमीटर OFC फाइबर बिछा दी गई है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 के तहत बाकी बचे सभी 2.75 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। We unveil 3 very critical aspects of our telecom universe. On the one hand, ensuring that our network becomes all-pervasive across the length and breadth of our country through our National Broadband Mission 2.0. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्कल रोमिंग के शुभारंभ से हम अपने नेटवर्क को साझा करने में सक्षम होंगे और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। On the basis of that fundamental premise, look at a concept of intra-operator roaming capability to be able to share our networks. And by sharing our networks, increasing our productivity, increasing our return on investment, increasing our return on capital employed. भारतीय नौसेना आज से 25 जनवरी तक नौसेना नागरिक वर्ष समारोह आयोजित कर रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, नौसेना के नागरिकों का वर्ष। ये फिल्म नौसेना के नागरिकों की अटूट भावना, अथक समर्पण और निस्वार्थ योगदान का सम्मान करती है, जो हमारे नौसेना बलों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं। देश की सेवा करने के लिए नौसेना के नागरिकों की दृढ़ता और प्रतिबद्धता के लिए हमारा नमन। तो आइए आपको इस खास वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, जो सलाम करता है हमारे जवानों के समर्पण और साहस को। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। से भी अधिक वर्षों से हमने हर चुनौती का डट कर सामना किया है। आज आधुनिक भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर त्रिआयामी सैन्य बल है, जो अपने कर्तव्यों का पालन बेहतरीन तरीके से करती है। हमारी इस गौरवशाली यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है 30,000 से अधिक तादाद का नौसेना का असैनिक कार्यबल। 140 से ज्यादा संगठनों में हमारे भागीदार भले ही यह वर्दी न पहनते हों, पर इनका योगदान मायने रखता है। अनुसंधान से लेकर उत्पादन तक हर एक लाता है अद्वितीय कौशल और बनाता है हमें विश्वसनीय, संगठित, युद्ध तत्पर और भविष्य दृढ़। युद्धपोत की संरक्षण, मरम्मत, आधुनिकीकरण और तकनीकी सेवा में
ये है हमारी तत्परता का आधार। इसी के अनुरूप नौसेना ने 2024 को नौसेना के असैनिक कार्मिकों का वर्ष घोषित किया है, जिसमें उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यकुशलता और कल्याण के क्षेत्र में प्रगति के लिए कई नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।